गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है रेडियम की आत्मकथा। काफ़ी सारे हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने हमेशा कहा कि सर ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बना दीजिए ताकि हमें वो चैप्टर रीड ना करना पड़े और हम क्वेश्चन आंसर समझ के ही अपने मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकें। सो यहाँ पर आज जो रेडियम की आत्मकथा काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रही है या बोर लग रही है, तो हमने उसके लिए बनाया है क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। तो देखते हैं रेडियम की आत्मकथा, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। एंड ये है आपका पहला क्वेश्चन। रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन करें। लॉन्ग आंसर जब भी हम लिखते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देना चाहिए, फिर आंसर एंड फिर क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित यह विज्ञान कथा रेडियम की आत्मकथा में रेडियम के बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रूह में हुई थी। वह उस अनंत शून्य में न जाने कितने काल यानी कि समय तक इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहा। फिर वो वायव्य सागर का एक अंश बनकर, वायव्य एक कॉर्नर है ना? उत्तर पश्चिम के कॉर्नर को वायव्य कॉर्नर कहते हैं। वहां के अंश में जाकर कई युगों तक रहा और उसके बाद कई अरब वर्षों तक अत्यंत जलती हुई वस्तुओं का अंश बना और पृथ्वी के पाताल में गर्भ में रहा। लगभग 4 संसारों में भटकते हुए पृथ्वी के नीचे की तह में अनेक धातु यानी कि मेटल के साथ वो पड़ा रहा। वहां से न जाने कितने करोड़ एंड करोड़ के बाद अरब एंड खरब एंड पद्म वर्षों तक वो वहां पर ही पड़ा रहा। फिर आखिरकार पृथ्वी के पर हम जीव की उत्पत्ति हुई और मानवों ने वैज्ञानिकों के द्वारा आखिरकार पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ ये रेडियम वैज्ञानिकों के हाथ में आ गया। इस प्रकार कल्पनातीत रेडियम की उत्पत्ति की कल्पनातिक ढंग तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पास कौन सी अमूल्य विरासत थी, वह अन्य के पास कैसे चली गई? तो उसका इंट्रोडक्शन हमने जैसे पहले बताया उस हिसाब से, और फिर आंसर शुरू करते हैं कि भारत के पास पारस पत्थर, जिसको हम पारसमणि भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ये कांच का टुकड़ा या एक पत्थर का टुकड़ा भारत देश की विरासत थी और अमूल्य विरासत थी। ऐसा माना जाता है कि उसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता था और जस्ता चांदी में बदल जाता था। यह पत्थर भारतीय के पास था, पर निम्न धातु को उच्च श्रेणी की धातु में बदलने की ताकत रखता था। परंतु पश्चिम के यानी कि वेस्टर्न कल्चर के जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो इस विरासत के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे। लेकिन उसकी समझ में अब आ गया है कि जैसे उरेनियम यानी कि यूरेनियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, तो इस प्रकार अन्य धातु भी एक दूसरे के रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार भारतीयों की विरासत पश्चिमी वैज्ञानिक के पास श्रेणी में चली गई थी। तो इस तरह से हमारे पास एक सबसे बेहतरीन विरासत जो है वो रेडियम की है, और आज भी भारत की धरती के नीचे, भूमि के नीचे बहुत सारे रेडियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार बताइए। तो रेडियम सही में एक अनमोल धातु है। अनमोल धातु को होने के कारण से वो मनुष्य के हित में बहुत ही यानी कि अद्भुत कार्य कर रहा है। रेडियम से नासूर यानी कि जो बड़ा सा जख्म होता है, ऐसे रोगियों को चिकित्सा हम कर सकते हैं। घाव के निकट आते ही रेडियम का प्रकाश किरण घाव में पड़ते ही उसका विष, उसका जहर दूर हो जाता है। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि घड़ी की सुइयां बनाने में। ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती है और समय का ज्ञान कराती है। इस प्रकार मुझे लगता है कि रेडियम उत्पन्न हुई एक ऐसी धातु है जो मनुष्य के लिए सही में एक पारसमणि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। खुद की कृत्रिम रचना के बारे में रेडियम के उद्गार को स्पष्ट करें। तो पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं कि रेडियम का कहना है कि मेरा नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चली निकली है।
उसे घड़ियों में लगा देने पर वो अंधेरे में स्वयं चमकती रहती है। इस तरह से सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में भी वो मौजूद रहती है। इतनी यात्रा के बाद तुम यह मत समझना कि मैं यहाँ पर आकर अपनी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करने वाला हूँ और आप लोगों को यानी कि मनुष्य जाति और जीव जाति को बहुत मदद करने वाला हूँ। इस प्रकार रेडियम को भविष्य में भी बहुत सारी अधिक से अधिक उपयोगिता मिलने वाली है। ऐसा रेडियम हमें भरोसा दिलाता है। ठीक है। नाउ यहाँ पर है 2-3 वाक्य वाले आंसर। और जब भी लिखो तो या राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा पहले चैप्टर का नाम लिखिए, रेडियम की आत्मकथा, फिर लेखक का नाम लिखे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद साहित्य प्रकार लिखने के बाद आपको आंसर लिखना चाहिए। ठीक है। अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वो अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर से उधर घूमता रहा। क्वेश्चन नंबर 2, खनिज तत्वों के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया थी? तो खनिज तत्व यानी कि जो मेटल होते हैं उसके साथ रेडियम की बहुत गाढ़ी मित्रता हो चुकी थी, क्योंकि वो धरती के अंदर बहुत सालों तक कुंभकर्ण की निद्रा में सोया था और उसके साथ काफी मित्रता हो गई। रेडियम की कथा के अनुसार वियोग का फल कड़वा होता है। वह चाहता तो वैज्ञानिक और मनुष्य के वियोग का फल सख्त सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसको लगा कि नहीं, चलो अभी वैज्ञानिकों, मनुष्य को, हम सबको सही में मेरी जरूरत है, तो हमारे पास आ गया और मनुष्य ने उसे सही में एक बहुत ही ऊंचे स्थान पे बिठाया। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियम अपने सम्मान की समानता किस प्रकार बताता है? तो यहाँ पर 3 आंसर दिए हैं। नंबर 1, रेडियम अपने सम्मान की समानता ऐसा समझता है कि जैसे पशुओं में सिंह होता है सबसे बड़ा, देवताओं के इंद्र भगवान होते हैं और कंकड़ों के अंदर रत्न होते हैं, दैट इज रत्न, उसी तरह से मनुष्य ने भी मुझे अपने जीवन के अंदर ऐसा ही बड़ा स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पारस पत्थर का क्या कार्य होता है? पारस पत्थर यानी कि पारस मणि, ये बहुत प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को भी सोना और जस्ते चांदी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी परिवर्तित कर सकता है। तो पारस पत्थर यानी कि पारस मणि सही में बहुत उपयोगी और लाभदायी पत्थर माना जाता है। रेडियम के कितने प्रकार की किरणें निकलती है और कौन सी? तो यहाँ पर बताए गए हैं रेडियम में से अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 प्रकार की किरणें निकलती है। ठीक है। घाव पर रेडियम किस प्रकार से उपयोगी होता है? तो जब नासूर का घाव लगता है और रोगियों की चिकित्सा में रेडियम सही में बहुत ही उपयोगी है। घाव के निकट जाते ही रेडियम की जो किरणें हैं वो घाव पर पड़ती है और वहां पर जो भी विष होता है, जहर होता है, उसको दूर करता है। इस तरह से सही में रेडियम घाव के अंदर चिकित्सा में बहुत ही फायदेमंद होता है। नाउ वन लाइन आंसर, पर उससे पहले हम देखते हैं आशय स्पष्ट करो। ये भी आपको 2 लाइन आंसर की तरह हमेशा पूछा जाता है। जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस होते हैं उसको एक्सपांड करना होता है, सविस्तार करना होता है। तो इसे लिखा है वियोग का फल कड़वा होता है, तो कि हाँ, जैसे मिलन यानी कि मिलना और वियोग यानी कि बिछड़ना, मिलन सुख होता है तो वियोग दुख होता है। दोनों विपरीत स्थिति है। मिलन में आनंद होता है जबकि वियोग में एक दूसरे से अलग होने का दुख होता है। कभी कभी यह दुख असह्य रूप धारण करता है और उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है। किसी भी तरह मन को चैन नहीं मिलता और प्रिय लोगों की बार बार याद सताती रहती है, मन को भी बेचैन करता है। इस तरह से वियोग सही में एक बहुत ही कड़वा फल है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देवताओं में इंद्र और कंकड़ में रत्न समान होते हैं, ऐसे कैसे? तो यहाँ पर बताते हैं कि जीवन के अंदर हमेशा ऊंची महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेशन। महत्वाकांक्षा का कभी कोई अंत नहीं होता है। एक अचीव किया फिर दूसरा, दूसरा अचीव किया तो तीसरा, तीसरा अचीव किया तो और आगे, है ना? तो रेडियम भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धातु बनने के लिए महत्वाकांक्षी बना। उसकी इच्छा थी कि जैसे देवताओं में इंद्र का स्थान सबसे ऊंचा होता है, उसी तरह से कंकड़ यानी कि पत्थर में हीरे और रत्न का स्थान भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैं भी अपने जीवन के अंदर इंद्र, रत्न और शेर की तरह समान मान सम्मान और महत्वाकांक्षा के द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। ना उसके बाद है वन लाइन आंसर, रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता?
तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी सतह के ऊपर यानी कि ऊपरी साइड नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसने बहुत सारा भ्रमण किया और उसको लगता है कि अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, इसलिए ऊपरी सतह पर नहीं पर नीचे रहना चाहता था। वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? तो वैज्ञानिकों ने रेडियम को अपने अन्य सहचर यानी कि मित्रों के साथ चीर संगी धातु से अलग कर दिया, और मनुष्य ने उसके पास जो भी उसके पास ताकत थी रेडियम की, उसके लिए अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई थी? तो रेडियम की उत्पत्ति बीच ब्लैंडी नाम के खनिज पदार्थ से हुई थी। रेडियम का सहोदर यानी मित्र कौन है? तो उसका आंसर है हीलियम। रेडियम ने एक कण के बदले किस धातु के ढेर मिलते हैं? तो रेडियम के एक कण के बाद सोने के और प्लेटिनम धातु के बहुत सारे ढेर हमें मिलते हैं, यानी कि बहुत सारी धातु में प्राप्त होती है। रेडियम के दो कण कहाँ पर संग्रहित है? तो आज भी रेडियम जो है वो लंदन के अंदर मिडल सेक्स अस्पताल के अंदर संग्रहित है, यानी कि स्टोर है। ठीक है। अब उसके बाद है एमसीक्यू यानी विकल्प वाले शब्द। अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया है? तो अग्निकुंड सिकुड़कर आज पृथ्वी बन गया है, क्योंकि जब सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारा लावा जो है वो पृथ्वी पे आया और पृथ्वी जलती रही। फिर जब उसके पास स्टीम बन के जब बारिश हुई तो यहाँ पर पृथ्वी जो है शांत हुई। तो यहाँ पर अग्निकुंड जो है वो पृथ्वी को कहा गया। रेडियम की मित्रता किससे होती है? तो रेडियम की मित्रता होती है खनिज धातुओं के साथ, जो जमीन में उसके साथ नीचे रहते थे। ठीक है। आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो आयोनियम पिता हुआ और जो हमारे रेडियम है पुत्र हुए। रेडियम किस प्रजा से दुखी है? तो हम भारतवासियों से, क्योंकि भारतवासी भी अभी भी उसके जमीन के नीचे बहुत सारा जो रेडियम पड़ा है उसको निकाल नहीं रहे हैं, इसके कारण से रेडियम उससे बहुत ही दुखी। चलिए अब बढ़ते हैं हम ग्रामर की ओर। ठीक है। ग्रामर में सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपको ये स्कोर करवाता है। तो क्या है? सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, उत्पत्ति जन्म, ज्योतिर्मय प्रकाश वाली, अवस्था दशा, उत्तम श्रेष्ठ, यात्रा सफर, सहचर साथी, विद्यमान उपस्थित, सहानुभूति हमदर्दी, वियोग विरह, धाक जमाना दबदबा जमाना, श्रेणी दर्जा, अनुमान अंदाजा, चिकित्सा इलाज, तत्काल फौरन तुरंत, करामात यानी अजूबे दिखाना, विलक्षण अद्भुत, कृत्रिम नकली, और दास का मतलब होता है सेवा। ऑपोजिट वर्ड है बहुत सारे, सामर्थ्य असामर्थ्य, निराधार साधार, सहा असहा, जीवन मृत्यु, सुशोभित अशुशोभित, विस्तार संक्षिप्त, निर्लज सजल, मरुभूमि यानी कि मैदान, यानी यहाँ पर होता है रेगिस्तान, है ना, मधुवन आप कह सकते हो, आवश्यक अनावश्यक, निंद्रा जागृति, मित्रता शत्रुता, वियोग संयोग, कड़वा मीठा, मंजूर ना मंजूर, सम्मानित अपमानित, उच्च निम्न, सत्यता असत्यता, समानता समस्या समाधान, बहुमूल्य अमूल्यहीन, सुरक्षित असुरक्षित, उपयोगिता अनुपयोगिता, प्रकाश अंधकार, रोगी निरोगी, निकट दूर, विष अमृत, शीघ्र विलंब, कृत्रिम असली, मौजूद गैर मौजूद, अधिकार कर्तव्य, आदर निराधार, दास और स्वामी। आपको लगा होगा कि ये क्या जरूरी है, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इसको बार बार रिवाइंड करते करते एक बार दो बार आप सुनोगे तो बहुत सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या है? एला है, उसको आगे एक लगाया, एक के आगे पीछे लगा दिया एला, तो अकेला। ज्योति के पीछे हमने प्रत्यय लगाया, प्र से प्रत्यय होता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो ज्योति के पीछे मय लगाया, ज्योतिर्मय। खान जो होती है ना, कोयले की खान, सोने की खान, तो खान के नीचे इज लगाया, खनिज। परिचय के पीछे इत लगाया, परिचित। गुलाब के पीछे ई लगाया, तो गुलाबी। उसी तरह से उपसर्ग आगे लगता है, अंत के आगे अन लगाया, अनन। परिचित के आगे अ लगाया, अपरिचित। आधार के आगे निर लगाया, निराधार। उसी तरह से अंत के आगे अति लगाया, अत्यंत। जल के आगे नी लगाया, निर्ल निर्जल। मग्न के आगे नी लगाया, निर्मग्न। और तद्भव एंड तत्सम आपको पता है, तद्भव यानी कि हमारे हिंदी शब्द, जबकि तत्सम शब्द एज इट इज जो संस्कृत से लिए जाते हैं, यानी पत्थर इज अ हिंदी है पर थोड़ा सा हमने संस्कृत में से लिया है। तो संस्कृत में पाषाण कहेंगे, हास्य हत्स एंड चक्र ये संस्कृत शब्द है, पर पाषाण में से हमने पत्थर बनाया।
हास्य में से हंसी बनाई, हस्त में से हाथ बनाया और चक्र में से चक्कर बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। अब इसके बाद है शब्द समूह। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, जिसका अंत नहीं है, अनंत, जिसके परिचित नहीं होता, अपरिचित, जिसका आधार नहीं है, निराधार, ज्योति से पूर्ण, ज्योतिर्मय, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, वायव्य, जो सहा ना जा सके, असह्य, जहाँ जल नहीं है, निर्जल, विशाल रेती का क्षेत्र, मरुस्थल, वह समय जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं प्रलय। कुछ समय के बाद कालांतर, पूरी तरह डूबा हुआ, निमग्न, खान से उत्पन्न हुआ, खनिज, अधिक समय तक साथ देने वाला, चिरसंगी, विज्ञान का पंडित, वैज्ञानिक, जो किसी की अनुकृति न हो, मौलिक, देवताओं का राजा इंद्र, वह पत्थर जिसे स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, पारस या पारस पत्थर, पारस मणि, बहुमूल्य, बहुत मूल्य वाली तो बहुल्य, काम में आने लायक, उपयोगी, वह घाव जिससे मवाद निकलता रहता है, उसको कहते हैं नासूर। ये लोइश कलर का होता है ना, गंदी सी स्मेल आता है, उसको मवाद कहते हैं, है ना, उस समय यानी तत्काल, और जो कद्र करता है, दैट इज कद्रदान। इसके बाद है अशुद्ध शब्द, यानी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर उसके उत्तर दिए हैं शुद्ध वाक्य। मैं शुद्ध वाक्य पढ़ता हूँ। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, तुम मुझे अच्छी तरह से समझ लो, माँ को झूठ से नफरत है, मैं बहुत थक गया हूँ, पृथ्वी एक ग्रह है। एंड लास्ट में एक मुहावरा है जो है गुल खिलना, यानी कोई अचंभे की बात करना। कुछ दिनों के बाद शाम ने ऐसा गुल खिलाया कि ऑफिस के लोग चकित रह गए, है ना। तो इस तरह से आपको हमेशा ग्रामर के ऊपर फोकस करना चाहिए ना। इसके बाद जो है महाभारत के अधीन एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है, उसका नाम है महाप्रस्थान। एक क्वेश्चन है कि इतना सारा जब युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला कि चलो अब सब छोड़ दो और हम यात्रा पे चले जाएंगे, हम संन्यास लेंगे, तो अर्जुन को जो युधिष्ठिर जी समझाते हैं वो इस पोएम में बहुत बढ़िया है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आप बार बार वीडियो रिपीट करके सुन सकते हो, स्टॉप करके सुन सकते हो, ऑफलाइन करके सुन सकते हो, और अगर आपको अच्छे मार्क्स आए तो आप मुझे बता भी सकते हो। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।